कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। दोस्तों, मैं आपका चीफ होस्ट अरविंद मिश्रा लखनऊ से स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज हिंदुस्तान की हॉकी टीम के ओलंपियन सुजीत कुमार जी आज ने सहमति दी है हमारे स्टूडियो में आने की, और हमारे बीच में। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू यहाँ पर पधारने के लिए। देखिए, सुजीत कुमार जी ओलंपियन हैं और इसलिए मेरे ख्याल से ओलंपियंस को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है एक लेवल पर। लेकिन सुजीत कुमार जी एक बहुत सज्जन, निष्ठावान और हाई इंटेग्रिटी के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। और ये मेरे ख्याल से किसी भी प्रोफेशन में आप रहें, अगर ये आपका ये कैरेक्टर लोगों तक पहुंचता है तो ये एक बड़े ही खुशी की बात है और ये बड़ी संतोषजनक, संतुष्ट की बात है। सुजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई दूंगा कि आपने लखनऊ को अपना कर्म स्थल रिटायरमेंट के बाद भी चुना। जी। और दूसरी बात ये बड़ी इंस्पायरिंग है कि आप अभी इस हॉकी के प्रचार प्रसार में और बच्चों को उसकी ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। आपका स्वागत है। हम अपनी यात्रा के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे श्रोताओं को? देखिए, मैं बेसिकली प्रयागराज का रहने वाला हूँ जी। अभी प्रयागराज हो गए, पहले इलाहाबाद था। और हमें कभी भी हॉकी खेलने में कोई परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हॉकी प्लेयर्स का है। ओके। ग्रैंडफादर खेलते थे, ताऊ जी खेलते थे, फिर जी। अंकल्स ने शुरू किया, फिर अंकल्स ने हम लोग को सिखाया हॉकी इनिशियल स्टेज पे। जी। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी। क्योंकि इलाहाबाद में उस समय हॉकी का गढ़ माना जाता था। जी। हॉकी बहुत थी इलाहाबाद में। अब तो बहुत से शहरों में कम भी हो गई, कोई नए शहर पैदा हो गए हॉकी के लिए। जी। शुरू की हॉकी बचपन से, मतलब जब 5-6 साल के रहे होंगे तब से शुरू कर दिया था। तो जब मैं 8th क्लास में आया, जी, इनिशियली हमारे अंकल हमको सिखाते थे। तो जब मैं 8th क्लास में आया तो यहाँ स्पोर्ट्स हॉस्टल का ट्रायल हुआ कॉलविन तालुकादार में। जी। और केडी सिंह बाबू साहब ने हमें सेलेक्ट किया मेरठ स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए। जी। मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों सेलेक्ट हुए मेरठ स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए। तो जर्नी हमारी वहीं से शुरू हुई, मेरठ से। और मेरठ जाने के बाद फिर Which year was that? 1975 मैं 8th क्लास में था उस समय। तो वहाँ जाने के बाद, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमको हमारे फैमिली बैकग्राउंड हॉकी का था, लेकिन दिमाग में वो हमारा क्लियरिटी नहीं थी कि हमको आगे करना क्या है। एंड हॉकी एज ए प्रोफेशन रखेंगे, एज ए हॉकी प्रोफेशन बनना है अगर आपको, तो क्लियरिटी नहीं थी कि हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में, वहाँ का एम क्या है। जी। वहाँ जाने के बाद जब कोचेस ने हमको सिखाना शुरू किया, उन्होंने ये बात हम लोग के दिमाग में डाली कि तुम्हारा मोटो क्या है यहाँ आने का, तुमको आगे इंडिया खेलना है, कंट्री के लिए ओलंपिक खेलना है, क्या खेलना है। ब्रेन में वो बात घुसी। फिर वहाँ से हम लोगों ने प्रैक्टिस अपना शुरू किया करना। मैं वहाँ से एक थोड़ा सा प्रोफेशनली टेक ऑफ कर रहा हूँ दूसरे डायरेक्शन में। आपने जो ये कोचेस के जो इंस्पिरेशनल वर्ड्स थे और जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जी, उनसे आपने अपनी इतनी शानदार यात्रा की, आपने शुरुआत की और उन्होंने यात्रा प्रशस्त की। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप बच्चों से यही कह रहे थे कि सपना, छोटा सपना मत देखा करो और बड़ा सपना। बिल्कुल। तो ये बात एक इतनी इम्पोर्टेंट आपकी ज़िंदगी में है कि मुझे लगता है कि ये जो आप बच्चों से कह रहे हैं कि सपना बड़ा देखो, ये एक केवल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल सूत्र है, मंत्र है जो आप दे रहे हैं लोगों को। मैं बच्चों से हमेशा, मैं आज भी जहाँ भी मैं चीफ गेस्ट भी होता हूँ स्कूल वगैरह में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना टारगेट, लक्ष्य अगर बड़ा रखेंगे तो आपको मेहनत भी उसी, तैयारी भी उसी की तरह करनी पड़ेगी। अगर छोटा लक्ष्य होगा आप उसको हासिल तो कर लेंगे, फिर उसके बाद जब बड़े लक्ष्य की तरफ चलेंगे तो वो हासिल नहीं होगा, कि हमारी आदत छोटा लक्ष्य हासिल करने की हो जाती है। तो आप शुरू से क्यों नहीं बड़ा टारगेट आप बनाएं,
आपका एम होना चाहिए कि टॉप ऑफ द पोस्ट पहुंचने के लिए जी बीच की सीढ़ी हमें नहीं चाहिए जी या 4 स्टेप की हमको सीढ़ी नहीं चाहिए, हमको जी। टॉप पे पहुंचने के लिए एम रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी यात्रा थी आपको फिर मेरठ से कहाँ ले गई? सब मेरठ से हम लोग, क्योंकि उस समय घर में कमाने वाले हमारे फादर थे जी हम 3 भाई थे, मदर थे, तब 5 लोग थे। तो उन्होंने वो कमाते थे, हम लोग को फीड करते थे। जी तो हम और हमारे भाई का 50 रुपीज़ मनी ऑर्डर आता था। अच्छा 50 रुपीज़ ईच जी। और सफिशिएंट होता था, क्योंकि कोई गलत आदत नहीं थी। ठीक और सिर्फ खाना खाना पीना सब फ्री मिलता था। स्पोर्ट्स हॉस्टल का। और आपको टूथपेस्ट, साबुन ये सब खरीदना है जी प्रेस के लिए कब भी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप कर लेते थे। जी तो इतना ज़्यादा हम लोग की डिमांड नहीं थी, नीड नहीं थी। तो हम लोग जितने भी लड़के थे, हम लोग ने ये डिसाइड किया, 75 की जर्नी होती गई धीरे धीरे, फिर हम लोग आगे 79-80 के पड़ाव पे। जी फिर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सारे लड़कों ने एक बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम जो सेलेक्ट होकर के यहाँ पे आए हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बेटे का सिलेक्शन स्पोर्ट्स हॉस्टल में हो गया। उस समय स्पोर्ट्स हॉस्टल का बहुत बड़ा हुआ था कि स्पोर्ट्स हॉस्टल में सिलेक्शन हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो क्यों ना हम लोग अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, एज ए नॉन परफॉर्मर अगर हम निकाल दिए गए तो आज जैसे पेरेंट्स प्राउड कर रहे हैं, कल उनकी इंसल्ट होगी, मोहल्ले में बोलेंगे देखो भेजा था वापस आ गया। बिल्कुल सही बात। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि पेरेंट्स को और भी ज़्यादा गर्व होना चाहिए। जी तो बारिश होती थी, नॉर्मली क्या होता था, लोग जब बारिश होती तो खिलाड़ी बोलते अच्छा यार बारिश हो गई, आराम मिलेगा, कोच भी अपने कमरे में मस्त है। हम लोग रात में 1 बजे उठते थे, टॉयलेट वगैरह जाके 2 बजे हम लोग बैडमिंटन हॉल में लड़के इकट्ठा होते थे, 8-10 लड़के जी। और हम लोग उसमें प्रैक्टिस करते थे 2 से 6 बजे तक जी। फिर 6 बजे से कोच आता था, 6 से 8 वो प्रैक्टिस कराते थे जी। फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, अब ब्रेकफास्ट करने आने के बाद रूम में ताला मार के 1-2 घंटा रेस्ट कर ले, सो जाते थे। जी। फिर हम लोग 10 बजे स्कूल चले जाते थे पैदल। जी। अब उस प्रैक्टिस का रिजल्ट देखिए क्या मिला कि भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, जी। हम लोग की मेहनत। हम लोग स्पोर्ट हॉस्टल में, हमारा डेब्यू हुआ इंडिया टीम में जब मैं 12th में था। 12th का मैं एग्ज़ाम मेरठ से देके कि लखनऊ आया था, लखनऊ सीनियर हॉस्टल था, तो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ हमारा। उसमें मैं 17 साल का था। जी। तो हमारा पटियाला में इंडिया सीनियर टीम का कैंप लगा था जी। और हमारा जूनियर इंडिया का कैंप लगा था लखनऊ में। ये बात है मई की जी। और रिजल्ट मई में ही आता है। जी। तो हमारा इधर रिजल्ट इंटर का निकला और उधर सितंबर में इंडिया टीम अनाउंस हुई, वहाँ यूरोप टूर के लिए 1 महीने का टूर था, वहाँ से डायरेक्ट हमारा सिलेक्शन हो गया। वाह। उसके बाद वो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग लौट के आए तो मैं इंडिया टीम का, जूनियर टीम का कैप्टन बनाया गया। अच्छा। उसी मेरठ स्पोर्ट हॉस्टल के जी 16 में से हम 12 लड़के उसी इंडिया टीम में उसी हॉस्टल के थे। वाह। ये रिजल्ट था जिसका कैप्टन भाई था। लकी कोच कौन है, मेहनत वाले कोच कौन? देखिए हमारे कोच थे मिस्टर KN शर्मा जी। हमको असल में 3 शर्माओं ने जी हमको, आज जो हम खड़े हैं उन 3 शर्माओं की वजह से। जी। इनिशियल कोच हमारे KN शर्मा थे मेरठ स्पोर्ट हॉस्टल में। लखनऊ में थे मिस्टर सुशील शर्मा जी और श्री पद्मश्री जम्मनलाल शर्मा जी। 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 ये 3 शर्माओं के हम कर्जदार हैं। जी। मैं जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल सकता। जी। जी। तो हम जूनियर इंडिया टीम में खेले, हम लोग 12-12 लड़के थे और सारे प्लेइंग में थे, कोई एक्स्ट्रा में नहीं था, जिसका मैं कैप्टन था। उसके बाद जर्नी चलती गई, इंडिया खेलते गए। हमारे लाइफ में बहुत से सेटबैक भी आए जी। लेकिन ऐसे सेटबैक ऐसे टाइम में आए तो फादर ने बोला कि नहीं, एक टाइम ऐसा आ गया कि हमको इंडिया टीम से निकाल दिया गया, हमको ब्लेजर 1 हफ्ते पहले किट देना पड़ा वापस। ओके। तो फादर ने बोला तुमको और इतनी मेहनत करनी है। ये उन्होंने नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम्हारे साथ जाती हो रही है। उन्होंने कहा तुमको और भी मेहनत करना है कि जो जाती आज कर रहे हैं वो अगली बार जाती तुम्हारे साथ ना करने पाए। तुम अपने को और हार्ड वर्क करो। तो नतीजा ये निकला कि ठीक है 84 का ओलंपिक हमारा मिस हो गया, लेकिन 88 का ओलंपिक खेला हमने, अदरवाइज हम 84 का भी ओलंपिक खेलते जी। तो इस तरह जर्नी हमारी चलती चली गई। बहुत बढ़िया। जिंदगी में जो सोचा था उससे ज़्यादा मिला। जी जी। कोई शिकवा शिकायत? देखिए हमारी ज़िंदगी में हमें कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा जी। लेकिन मैं कभी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता जो बियॉन्ड द रीच होती है हमारी जी। जो हमारे विद इन द रीच है, हम उसको कैच कर सकते हैं, उसको हम ले लेते हैं। लेकिन ख्वाब देखते हैं बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए जो बियॉन्ड द रीच है। जी। ना पाए वो बात अलग है। रिग्रेट हमारा वहाँ हुआ कि 90 में हम लोगों ने ऑल इंडिया प्लेयर हॉकी एसोसिएशन बनाया था। जी। एक्चुअली हम लोग फेड अप थे कि इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है
प्लेयरों को अच्छी तरह से लुक आफ्टर नहीं करती। ओके। तो हम लोग ने एक प्लेयर वेलफेयर एसोसिएशन बनाया जिसका मैं सेक्रेटरी था। ओके। हम लोग ने 21-22 डिमांड रखी फेडरेशन के सामने कि जो बच्चे सीनियर हैं जितना कैप खेलते हैं उस हिसाब से आप उनको पैसा दीजिए, आप शुरुआत तो कीजिए, उनको ये फैसिलिटीज़ दीजिए, फैसिलिटीज़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई यू आर द मोस्ट इनडिसिप्लिन। ओके। तो हमको अर्जुन अवार्ड नहीं दिया उन्होंने। 10 साल इंडिया खेलने के बाद, 240 मैच खेलने के बाद, फ्रॉम 81 to 90 आई प्लेड फॉर इंडिया, 240 मैच, उसके बाद भी हमको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। बहुत लोगों को 4-4 साल खेलने के बाद अर्जुन अवार्ड मिल गया। तो वो हमारा लाइफ का रिग्रेट है। दूसरा रिग्रेट, मेरे ख्याल से सच बोलने और स्टैंड लेने की कभी कभी दंड होती है, लेकिन हमें देखिए अफसोस नहीं होगा। ना जी, हमको अफसोस इसलिए नहीं है कि हम जो लड़कों के लिए करना चाहते तो वो हुआ या नहीं हुआ, वो फेडरेशन ने फुलफिल किया या नहीं किया, लेकिन हमारा एफर्ट जो था ना वो उसने हमको तसल्ली दिलाया। अर्जुन अवार्ड नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, ओलंपियन तो मरते दम तक कहलाएंगे ना। बिल्कुल सही बात। जब हम मरेंगे तब भी तो ये होगा कि ओलंपियन नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। सुजीत साहब, अब आपका एक तरह का, आप लोगों को तो रिटायरमेंट बहुत कम उम्र में हो जाता है, जैसे आपका एक्टिव पार्ट खत्म होता है। अदरवाइज नॉर्मली हम लोग सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद काउंट करते हैं। तो आपका रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि उसमें आपको क्या एक्टिविटीज़ आपको एंगेज रखा, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, इमोशंस वाइज, जो आप चाहते थे वो कर पाए, ज़िंदगी ने आपको संतुष्टि दी नहीं दी आपकी गतिविधियों ने, इस पर एक थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो आई एम टोटली कमिटेड टुवर्ड्स माई फैमिली। जी। जब मैं जॉब करता था तब भी सिंसियरली जॉब किया एज ए स्टेशन हेड एयर इंडिया, कभी अफसोस नहीं रहा। रात हम लोग का जॉब ऐसी थी, स्टेशन हेड होते हुए आप रात में फ्लाइट डाइवर्ट हो गई तो आपको रात में उठ के जाना पड़ता था। वाइफ रजाई से हंस रही है कि एक दो कि कैसे बेवकूफ़ लोग चले जा रहे हैं फॉग में पैसेंजर फ्लाइट हैंडल करने के लिए। वहाँ भी हमने लाइफ को बहुत थ्रू आउट लाइफ हमने मैं श्रोताओं को बीच में बता दूं कि सुजीत साहब एयर इंडिया के सीनियर ऑफिशियल रहे और उसी का जिक्र कर रहे हैं कि एयर इंडिया के जब वो स्टेशन डायरेक्टर थे तो हम लोग ने हमने हमेशा जिस जगह भी रहे हमने लाइफ को एंजॉय किया जी। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर लाइफ में एंजॉय नहीं किया जी। तो लाइफ किस चीज़ के लिए है। तो जिस जगह आप रहिए आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, आप उसमें अपने को ढाल के आप एंजॉय कीजिए। रिटायरमेंट के बाद अभी भी हमारी वाइफ बोलती है इससे अच्छा तो आप नौकरी कर रहे होते, रिटायरमेंट के बाद तो ज़्यादा बिजी हो जी। देखिए, सुबह हम अपनी फिटनेस करते हैं, लोहिया पार्क में हमारे घर के पास है जी। स्टेडियम नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे आपको काम करने के बाद 1 घंटा अड्डेबाजी करना पड़ेगा, वो हमारे पास टाइम नहीं है अड्डेबाजी का जी। तो लोहिया पार्क में जाके 1.5-2 घंटे का हम वर्कआउट कर लेते हैं। उसके बाद आने के बाद नहा धो करके चाय पी के अखबार पढ़ के और फिर वर्शिप के लिए 1 घंटा जी। उसके बाद दोपहर में जो अपने फ्रेंड से बात करना है व्हाट्सएप ये वो करके तब तक लंच का टाइम हो जाता है जी। लंच हम करते हैं ट्रैक सूट पहन करके जी। क्योंकि 2 बजे लंच करते हैं और हमको 2:30 बजे ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए। अपना लंच भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि क्या खाएं और कितना खाएं, इस पे बड़ा कंफ्यूजन है सीनियर नहीं देखिए, सबसे हमारा जो मानना है जी। सबसे पहली चीज़ कि आप जो है पूरा वर्कआउट आपका प्रॉपर होना चाहिए जी। दूसरी चीज़, अगर हस्बैंड की हेल्थ अच्छी है उसमें बीबी का पूरा योगदान है, इसलिए बीबी का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है जी। वो भाग्यशाली हैं जिनकी बीबी इंटेलिजेंट है जैसे हमारी जी। ठीक है ना। जिस हस्बैंड इसमें एक थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है कि किस पति को इंटेलिजेंट डिक्लेयर करने का काम कौन करेगा, पति करेगा या वैसे? नहीं, पत्नी की हरकतें बता देती है शी इज इंटेलिजेंट जी। आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है जी। आपको या किसी भी आदमी को अपनी वाइफ को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पहली चीज की आप देने के लिए कॉम्पिटेंट फीमेल दे आर ग्रेटेस्ट कंपेयर टू मैन। बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं सर, हम लोग कभी भी मुकाबला फीमेल का नहीं कर सकते। ओके, फुली डिवोटेड टुवर्ड्स फैमिली हर चीज में। तो वाइफ इंटेलिजेंट होना जरूरी है। वाइफ को ही पता है कि हमारे हस्बैंड को अगर कोई प्रॉब्लम, उसको कौन सी डाइट चाहिए, किस समय खाना चाहिए, डाइट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और उनकी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए। क्योंकि आपकी वाइफ अगर इंटेलिजेंट होगी तो उसको सब कुछ पता होगा जी। अगर वाइफ इंटेलिजेंट नहीं होगी तो फिर तो आपको रोज पराठे खिलाएगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता रहेगा जी। वो तो प्यार से पराठे खिलाते रहिएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता रहेगा जी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। फिर दूसरी चीज़ की हर इंसान को आपको ये पता होना चाहिए कि हमको, देखिए हम बाल डाई कर लें, मेकअप कर लें, फेशियल करा लें, कुछ करा लें, लेकिन अंदर से ऑर्गन्स जो है
एक एज पे धीरे धीरे वीक होते रहते हैं जी। तो अगर हम उसके हिसाब से नहीं चले हाँ। तो हम खत्म हो जाएंगे। मरना सबको ही है, पर मौत कैसी आती है वो देखी जाती है। तो इंसान को पता होना चाहिए हम कौन सी डाइट खा रहे हैं, हमको किस एज में कौन सी डाइट पसंद है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ेगी हमको न्यूट्रिशन वैल्यू वाली डाइट खाना चाहिए। ये तो मतलब सुबह पूरा एक एक्सरसाइज का रूटीन होना चाहिए जी। देन यू अर्न योर फूड, यस, देन व्हाट यू अर्न उसके हिसाब से एज के देखते हुए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखते हुए और रिक्वायरमेंट, जॉब रिक्वायरमेंट को देखते हुए खाना एक न्यूट्रिटिव खाना। सबसे पहला टिप है आप जो अर्न कर रहे हैं जी, कितना अर्न कर रहे हैं और कितना बर्न कर रहे हैं। जी जी जी, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट आपकी होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि कितनी कैलोरी अर्न कर रहे हैं जी, अगर बर्न ज्यादा कर रहे हैं तो ठीक है, अगर बर्न कम कर रहे हैं तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, फिर आपका पेट निकलेगा, ये होगा। ज्यादातर लोगों को देखिए आप, पेट निकल आता है ना, और पेट निकलना ही सबसे खतरनाक चीज है। वो 10 तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो सबसे पहले पेट नहीं निकलना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, इंटेलिजेंट हैं और रोज वर्कआउट करते हैं, हफ्ते में आप 5 दिन भी आपने वर्कआउट कर लिया तो आप समझ लीजिए आप एकदम फिट हैं, आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी। और हेल्दी खाना खाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं होती है। एक वो आपका शेड्यूल होना चाहिए, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, जो भी खाएं शरीर को लगे ताकत दे। ट्रैक सूट पहन के आपने खाना खाया? हम ट्रैक सूट पहन के खाना खाते हैं जी। ये विंटर की बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैं खाना खाते ग्राउंड निकल जाता हूँ। अच्छा। और बच्चे हमारे आ जाते हैं 2:30 बजे जी। फिर बच्चों को 2:30 बजे से प्रैक्टिस कराता हूँ 6 बजे तक। ओके, डेली? वाह। अब जैसे आजकल गर्मी शुरू हो गई तो अब 2:30 से हमने 3:30 कर दिया प्रैक्टिस जी। फिर अभी और मई वगैरह आएगी उसमें हम 4 बजे कर देंगे, क्योंकि जब हम किस एज ग्रुप के बच्चे हैं? और हमारे पास बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनसे हॉकी बड़ी है। अच्छा, ओके। हॉकी भी बड़ी है। वाह। 6-7 बच्चे हॉकी भी बड़ी है उनसे। वेरी गुड। और हमारे पास जितने भी बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनको हम सब कुछ देते हैं, हॉकी, ट्रैक सूट, नेकर, टी शर्ट, सब कुछ देते हैं। तो सारे बच्चे हमारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। उसमें इस समय एक लड़की मुमताज़ वो इंडिया खेल रही है, और 2 लड़के, एक आमिर अली और शारदा नयन तिवारी, दोनों इंडिया खेल रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और अभी 5-6 बच्चे अपकमिंग बडीज़ हैं, वो आने वाले 4-5 साल में बहुत अच्छे बच्चे हो जाएंगे। ज़िंदगी का सबसे यादगार मोमेंट आपका? देखिए, ज़िंदगी का सबसे यादगार मोमेंट हम बताएं आपको 1981 का था जी। हमारी फैमिली में सभी लोग हॉकी खेलते हैं एक्सेप्ट 1 ग्रैंडफादर जी। तो 81 में जब हमारा डेब्यू हुआ इंडिया टीम में, तो इलाहाबाद में एक पेपर निकलता था नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका जी। फ्रंट पेज में हेडलाइन फोटो के साथ। वाह, बहुत बड़ा कॉलम हमारे लिए। तो हमारे सामने एक बंगाली रहते थे, उनका नाम था कार बाबू जी। उन्होंने हमारे उसी ग्रैंडफादर को बोला जी, जिसको तुम बोलते थे ये सब बेकार है, आज ये देखो पेपर का फ्रंट पेज पे फोटो है, इतना बड़ा आर्टिकल है उसके लिए जी जी। तब वो चुप हुए। सुजीत जी, आपसे इंटरेस्टिंग बातों का दौर तो चलता रहेगा यूं ही, हमारा समय की सीमा है। एक फाइनल स्टेटमेंट जो सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम उनके लिए है, आप उनको क्या एक सलाह देना चाहेंगे? एक वर्ड है, कभी इंसान बूढ़ा नहीं होता जी। इंसान अपनी सोच से हमेशा बूढ़ा होता है। आप जैसी आपके थॉट्स होंगे उसी हिसाब से आप बन जाएंगे। इंसान हमेशा बूढ़ा होता है अपने पैरों से। अगर हमारे पैर सही सलामत हैं, हम दौड़ भी सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। अगर हमारे पैर सलामत नहीं हैं तो हम ना दौड़ सकते हैं, ना वॉक कर सकते। बहुत बढ़िया। हर तरह की बीमारियां हमको घेरेगी। लोग कहते हैं कि पैरों से और हाथों से दो। तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, हम उनको बोलेंगे कभी आप मत सोचिए कि आप बूढ़े हो चुके हैं। आपकी नई जर्नी अब शुरू हुई है। 60 साल के पहले तो आपके बॉस ने आपके ऊपर रूल किया। नाउ यू आर द बॉस, यू हैव टू रूल ऑन योर बॉडी। आप अपनी बॉडी पे खुद रूल कीजिए। सुजीत जी, आपने आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी ज़िंदगी और हमारे सीनियर सिटीजन्स को जो सलाह दी है, उसके लिए आप स्टूडियो में आए, अपने समय निकाला, पता, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें विश्वास है कि आप जो लखनऊ को एक हॉकी के बच्चों के ग्रो करने का एक नया हब डेवलप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।